नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार के नतीजे तो आ गए, लेकिन नतीजों के पीछे की कालिख अब भी सत्ताधारी दल का मुंह काला करने के लिए बार बार खुल रही है। ये कालिख की कोठरी खुल रही है बार बार। बिहार में शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है। कहा जा रहा है गांधी मैदान में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दूल्हे का अभी भी अता पता नहीं है। कयास लगाया जा रहा है कि दूल्हा वही होगा जो 20 वर्षों से बिहार पर राज कर रहा है, नीतीश कुमार। लेकिन अब तक किसी ने भी दूल्हे के नाम पर मुहर नहीं लगाई है, न दूल्हे का सेहरा अभी देखा है, कोई तैयारी नहीं है। कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक होगी, अलग-अलग सभी पार्टियों की। उसमें अपने-अपने विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। फिर एनडीए की बैठक होगी, उसमें एनडीए के विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर नीतीश कुमार का ही नाम निकलेगा। ये आखिर में संतुष्टि के लिए कहा जाता है। खैर, मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन बिहार में शपथ ग्रहण के पहले एक नया बखेड़ा हो गया है, नया बवाल। ज्ञानेश कुमार ने जब चुनाव का ऐलान किया, तारीख याद करिए 6 तारीख। ज्ञानेश के ऐलान से सिर्फ 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ बिहार। और यही 1 घंटे पहले जो खेल हुआ था, बिहार जीतने में ब्रह्मास्त्र बना। बाकी बहुत सारे और भी अस्त्र हैं, ऐसा नहीं है। कई बार लोग चर्चाओं में, अलग-अलग चर्चाओं में क्या होता है कि एक ही अस्त्र की बात करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं कि कोई भी अस्त्र ऐसा ना हो जिसके बारे में बात ना हो। क्योंकि यही तो बचने का हथकंडा है कि अगर हम ब्रह्मास्त्र के बारे में बात करें, तो दूसरा अस्त्र छोड़ दें उस समय, और दूसरा अस्त्र छोड़ देंगे, तो बहुत सारे लोग उसी रास्ते से बच निकलेंगे। तो ये सिर्फ एक अस्त्र था, बाकी तो बहुत हथकंडे थे ही थे। 14,000 करोड़ रुपए, ये 14,000 करोड़ रुपए लोन से घपलेबाजी किया गया, लोन लिया गया। ये सच दरअसल चुनाव का, ज्ञानेश का सच नहीं है, ये मोदी और नीतीश का सच है, जिस सच के खुलने के बाद बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी इसका कागज नहीं मिला है। कागज मिल जाएगा तब तो हम 1 घंटा चर्चा करेंगे। कागज नहीं मिला है, कैमरे पर बोला गया है, तो आधे घंटे तो आपको जरूर बताएंगे। भाऊ को लाइए चर्चा में फटाफट। स्वागत है भाऊ। बस खबर आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं। खबर लाइए भैया। वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर महिलाओं को बांटा गया पैसा। चारवाक बिहार में दरअसल उतर आए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यवज्जीवेत सुखम जीवेत। ये चारवाक जो है बिहार में उतरे, आकर इस दौर में, मतलब 2025 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेके महिलाओं को पैसा बांटा गया। जनसुराज नेता के बयान से बवाल, नीतीश की जीत पर सवाल। आगे बढ़िए। वर्ल्ड बैंक के कर्ज से 14,000 करोड़ रुपए से बिहार चुनाव जीता गया। पीके की पार्टी कर्जा लेके आज चारवाक के दर्शन मुझे हो गए। पढ़ बहुत दिन से रहा था, सोचता था कभी दर्शन होंगे कि नहीं, लेकिन मोदी और नीतीश ने करवा दिया। अब जरा एक बाइट है, वो भी सुनवा देते हैं। प्ले करिए। कि 21 जून के बाद इस सरकार ने चुनाव के होते होते तक करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए, जरा ये आंकड़ा याद रखिएगा और एनडीए वालों से पूछिएगा, 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके ये बहुमत प्राप्त किया है। और जनता के पैसे से जनता की वोट खरीदी गई और बिहार के भविष्य को बेचा गया। ये जो पैसे खर्च हुए हैं, इसको वहन करने की शक्ति बिहार के अर्थव्यवस्था में नहीं है। और इस कारण जहां आवश्यक खर्च करने थे सरकार के पास, अब राशि नहीं बचेगी, न शिक्षा को सुधारने के लिए, न स्वास्थ्य को सुधारने के लिए,
ना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। पलायन वलायन रोकने की बात तो खैर ये ऐसे ही कर रहे थे जनसुराज के कारण, लेकिन बिहार के अर्थव्यवस्था की जो इन्होंने स्थिति कर दी है यहाँ तक, और इसका मेरे पास अभी क्योंकि कागज़ नहीं आया है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने सुना है कि विश्व बैंक से जो इन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कर्ज मिला था उसके भी 14,000 करोड़ रुपए उन लोगों ने ये कैश ट्रांसफर पे लगाया है। तो इस हालत में बिहार की जनता, जो सब लोग जानते हैं, मजबूरी में रहती है, गरीबी में रहती है, उसके लिए इतना बड़ा जो पैसा मिला तो उसको लगा कि ये वरदान है, और इस कारण से मेरे समझ से, जनसुराज की समझ से और सोचने वाले लोगों के समझ से प्रचंड बहुमत का यही कारण है। अब एक और कि 1 घंटे पहले ही ये पवन वर्मा ने और साफ किया है। पवन वर्मा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, जनसुराज पार्टी के संस्थापकों में से हैं। जरा एक स्क्रीनशॉट दिखाइए, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा। पवन वर्मा ने कहा कि बिहार का सार्वजनिक कर्ज 4,06,000 करोड़ रुपए है। 4,06,000 करोड़ रुपए बिहार पर कर्ज है इस समय। प्रतिदिन ब्याज 63 करोड़ रुपए है। रोजाना 63 करोड़ रुपए ब्याज है बिहार का। खजाना खाली है। हमारे पास जो जानकारी है, जो गलत भी हो सकती है, उसके अनुसार राज्य की महिलाओं को दिए गए 10-10 हजार रुपए वर्ल्ड बैंक से आए 21,000 करोड़ रुपए के किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए थे। चुनाव संहिता लागू होने से 1 घंटे पहले 14,000 करोड़ रुपए निकाले गए और 1.25 करोड़ महिलाओं में वितरित कर दिए गए। हटा दीजिए, अब भाऊ के पास चलते हैं। भाऊ, इस बिहार की हालत समझिए। 4,06,000 करोड़ रुपए कर्ज है। 63 करोड़ रुपए रोजाना ब्याज है। ये ब्याज का अमाउंट अगर पूरे साल का मैं देखूं तो 22,995 करोड़, मतलब 23,000 करोड़ रुपए बिहार सिर्फ ब्याज भरता है। मूलधन तो कहाँ से, जो मतलब कर्ज का जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या भरेगा? ब्याज ही भरने में पसीने छूट रहे हैं। और वहां पर वर्ल्ड बैंक का पैसा बांट करके चुनाव जीत लिए सब। अ, आशीष जी, आपने बात छेड़ी वर्ल्ड बैंक का जो 21,000 करोड़ रुपए आया है, किसी प्रोजेक्ट के लिए आया होगा, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जब पैसा देती है तो बाकायदा एक हाँ, प्रोजेक्ट के तहत देती है, उसका इवैल्यूएशन होता है, वर्ल्ड बैंक की टीम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी गारंटी लेती है और फिर पैसा आ जाता है आपके पास। उसका बाद उसका पैसा यदि आपने कैश ट्रांसफर में किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट भी खटाई में पड़ेगा। क्योंकि मैं जितना वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट को जानता हूँ, क्योंकि जब वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट इवैल्यूएट करने के लिए आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो पूछेंगे कि ये कैश कहाँ गई? और हो सकता है कि अगली ग्रांट रोक दे, आगे आगे का पैसा भी वर्ल्ड बैंक रोक दे। ये इन्होंने बहुत बड़ा एक गलती की, यदि ऐसा हुआ है तो। लेकिन जब आपने वित्तीय स्थिति की बात की, तो मैं आपको थोड़ा-सा बिहार की स्थिति बताता हूँ, वर्तमान में क्या है। बिहार पे 4.06 लाख करोड़ का कर्जा है। 4,60,000 करोड़ का 4,06,000। कर्जा है। 4,06,000 करोड़ का कर्जा है। ठीक है? जिसका डेली इंटरेस्ट 63,000 रुपए, वो तो पहले ही आपने बता दिया था। अब मैं आपको बता दूं, बिहार का जो बजट है, पिछले 2025 का फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है, उसमें टोटल बिहार का खर्चा 3.49 लाख करोड़ का टोटल खर्चा है। 3.49 लाख का। और बिहार का इनकम जो रेवेन्यू है, वो मात्र 2.45 लाख करोड़ का है। यानी 1 लाख करोड़ का तो घाटे का बजट है घाटा है, हाँ। पहले ही। अब इसके भी आगे देखो कितना, ये जो बजट है, जो आपका खर्चा है 3,49 लाख करोड़, ये जो आपका खर्चा है, इसमें 42%, 42% जो है वो मात्र आपकी सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट का है। ये करीब करीब 1,08,000
करोड़ रुपए होता है, हम्म, जो 42% है। जिस सरकार का आधा से ज्यादा, आधा के करीब करीब पैसा सिर्फ सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट में जाता हो, बाकी 50% में वो डेवलपमेंट का काम क्या करेगा? उसमें स्कीम्स भी है, वेलफेयर स्कीम्स भी है, वो तमाम स्कीम्स है। अब आपको मैं यदि बता दूं तो इनका जो नए अभी जो बजट में जो इन्होंने नया चुनाव में जो वादे किए हैं, वो 5,000 रुपए ये कंस्ट्रक्शन के वर्कर को स्टाइपेंड देने वाले हैं पर मंथ। फिर बिजली फ्री है और बेरोजगार भत्ता है। ये कितना बजट पे डालेगा इसका कोई अभी हिसाब आंकड़े अभी आने हैं। लेकिन ये जो 40,000 करोड़ रुपए इन्होंने बांटे हैं, 40,000 करोड़ रुपए जो बटा है, वो 4% है बिहार की जीडीपी का। आप बता दीजिए, 4% बिहार की जीडीपी का। ये आंकड़े, ये सब इकोनॉमिस्ट ने डिक्लेयर किए हुए आंकड़े हैं। अब होता क्या है कि राज्य का जब अपना इनकम होता है, राज्य के अपने स्रोत होते हैं, वो कितने, आपका टोटल यदि आपके पास 100 रुपए साल के आ रहे हैं, 100 रुपए में राज्य का कितना पैसा है? अपना खुद का टैक्स, अपना नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये मात्र 25% है बिहार में। जबकि यूपी में 40% है और केरला में 75% है। मतलब 75% आप सरकार के ग्रांट पे अवलंबन, सरकार की तरफ से जो टैक्स डिवोल्यूशन यानी जो थोड़ा टैक्स का पैसा आपको मिलता है और जो ग्रांट मिलती है केंद्र सरकार की, उसके भरोसे बिहार पिछले 20 साल से राज कर रहा है, केंद्र के फेंके हुए टुकड़ों पे। अब सरकार क्या करती है? ये वर्ल्ड बैंक का तो पैसा डाइवर्ट किया, इसमें तो मैंने कहा आपको कि बहुत आगे प्रॉब्लम खड़ी हो जाने वाली है यदि ऐसा हुआ है तो। लेकिन ये जो जीविका दीदी है, इसका जो पैसा जा रहा है जीविका दीदी को, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा आ रहा है केंद्र से, उसमें से जीविका दीदी को दे रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है तो फिर उप मुख्यमंत्री भगाए गए गांव से डंडे मार मार के, गोबर फेंक फेंक के, क्योंकि गांव में रोड नहीं है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंगें खड़ी करनी है, कोर्ट की बिल्डिंगें खड़ी करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी है, एमआईडीसीज खड़ी करनी है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का जो क्लस्टर्स है वो डेवलप करने हैं। पैसा कहाँ है? क्योंकि वहां का पैसा जीविका दीदी, इसका पैसा उसको दिया, उसका पैसा इसको दिया। तो बिहार में रोजगार कहां से पैदा होंगे? जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां बाहर का इन्वेस्टमेंट कैसा आएगा? जब बेरोजगारी का दर ज्यादा है तो फिर क्राइम बढ़ता है। जैसे क्राइम बढ़ता है, बाहर का इन्वेस्टर दूर भागता है। आपको नदियों का बाढ़, हम बार बार कहते हैं कि हर बाढ़ में जब बारिश आती है, बाढ़ में लोग मर जाते हैं, लोग बह जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं, लोग पेड़ों में रहना शुरू कर देते हैं, सारे दूर खबरें दिखाते हैं। वो 4 महीने चले जाते हैं बरसात के, उसके बाद जाड़ा आता है, उसके बाद फिर गर्मी आती है, लोग भूल जाते हैं, अगले बरसात में यही होता है। हम मंगल पे जा पाए लेकिन बिहार की बाढ़ पे नियंत्रण नहीं कर पाए। पैसा कहाँ है? पैसा तो बांटने में जा रहा है। अब इसमें भी 2 लाख रुपए देने वाले हैं, और जो चुनाव में बोला, हालांकि एक, मुझे लगता है कि ये 10,000 रुपए जो गए, अब इसकी वसूली करना शुरू कर देंगे कुछ दिनों के बाद। ठीक है, ये 10,000 रुपए दिए चुनाव के बीच में, और उसी के बीच में वो बता रहे थे उस दिन चुनाव के नतीजों के बाद कि लोगों ने भैंसे भी ली और महिलाओं ने व्यापार, मतलब काम शुरू कर दिया। इतना जल्दी मोनेटाइजेशन किसी चीज का हो रहा होगा, रिजल्ट आ रहा होगा, तो बिहार यदि उस 1,51,00,000 महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया, और जैसा बोलते हैं कि तुरंत दूध भैंसे खरीदी और काम शुरू कर दिया और ये कर दिया, 1 करोड़ महिलाओं ने भी भैंसे खरीदी है, तो गुजरात का दूध कलेक्शन और महाराष्ट्र के दूध कलेक्शन के टोटल कलेक्शन अकेला बिहार देगा। फिर पानी का बाढ़ नहीं आएगा बिहार में, दूध की बाढ़ आएगी। लेकिन लिया है क्या? जितनी गाय विदर्भ में बटी किसानों को,
उसके दूध का मैं यदि हिसाब लगाऊं तो भाई साहब वहां पे तो घी बहना चाहिए, मक्खन और घी नदियों में, लेकिन वहां मरने वालों की तादाद 20 का एवरेज है रोज का। किसान अपनी जान दे रहे हैं। तो जो आर्थिक स्थिति इतनी है, अब 2 लाख, मैंने उस दिन इतना हंसा मैं, मतलब मुझे भी समझ में नहीं आया, या तो मैंने इकोनॉमिक्स गलत पढ़ा है, या फिर मैं थोड़े से आम्बेडकर जी से लेकर तमाम पुरानी किताब एक बार फिर रेफर की, कोई नया फॉर्मूला है क्या? 3,60,000 करोड़ जिसका बजट है, वो आदमी 2 लाख करोड़ फिर बांटने की बात कर रहा है। 1 करोड़ महिला को भी 2 लाख करोड़ बांटेंगे तो फिर 1 लाख बाकी में करेगा क्या? मुझे समझ में नहीं आता। और ये बांटेगा कहां से, जब रेवेन्यू तुम्हारा 1 लाख का डेफिसिट ऑलरेडी है तुम्हारा, ऑलरेडी डेफिसिट है। 1 लाख का 1 लाख। घाटा है। मैं हमेशा हाँ। कहता हूं, जब आप कर्जा गिनते हो किसी राज्य का, ये हम्म, मेरा मेरा ये अपनी थ्योरी है, यदि बिहार पे 4,06,000 करोड़ का कर्जा है और 1 लाख करोड़ का बजट डेफिसिट है, घाटा है, इसका मतलब 5,06,000 करोड़ का गैप है, कर्जा और ये गैप। ये तो 5 लाख करोड़ वैसे ही चालू हो गया। ये कहां से लाएंगे? केंद्र पैसा कहां से देगा? केंद्र के पास भी तो पैसा होना चाहिए। अब काहे खेल देगा? अब तो खत्म हो गया खेल। खेल खत्म हो गया। महाराष्ट्र में उन्होंने बोला था उद्योग दे दूंगा बड़े बड़े, अब महाराष्ट्र इंतजार कर रहा है, 6,000 अब 600 बंगाल। रुपए 6,000 किलो पे कहीं कर रहा है। बंगाल तो अब कब से बंगाल। इंतजार कर रहा है। हो गया 5 साल के लिए, भूल जाओ अब बिहार। और चुनाव के पहले फिर ऐसा ही कोई एक प्रोजेक्ट आएगा जिसके तहत पैसा ट्रांसफर होगा, फिर वोट लेंगे। और आपको अब पैसा भी ट्रांसफर करने की बात नहीं होती। अब इतनी ढिठाई बैठ गई है कि बगैर पैसा ट्रांसफर किए भी आपको सीटें मिल जाती है, क्योंकि आपको डिजाइन करना होता है कि आपको इस राज्य में मुझे इतनी सीटें चाहिए, कांग्रेस को इतनी देनी है और इसको इतनी देनी है, चलो ये पहले तय कर लो और इसके हिसाब से चुनाव करवा लो। तो काहे पैसे बांटेंगे भाई, बहुत हो गया। तो ये भयावह स्थिति है इकोनॉमिक्स की। नेता बोल देते हैं लेकिन उसको कैसा इंप्लीमेंट करना, पैसा कहां से आएगा, ये बता नहीं सकते। और ये सभी नेताओं की बात है। मुझे अरविंद केजरीवाल की भी बात मालूम है। एक कॉन्क्लेव में मेरी और अरविंद केजरीवाल की तू मैं हो गई थी इस बात पे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात पे चुप करवा दिया और मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। जब उन्होंने कहा कि मैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो मैंने बोला कहां से दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की चोरी रोकूंगा। मैंने, आप सब्सिडी नहीं करोगे, सब्सिडाइज करोगे नहीं क्या? बोले नहीं, सब्सिडी नहीं दूंगा मैं, बिजली की चोरी रोक के ही फ्री बिजली दूंगा। और बोले, और जब मैंने बोला ये कौन सा इकोनॉमिक्स कहां से लाए आप, तब जब उन्होंने जो जवाब दिया मैं चुप हो गया। बोले मैं रेवेन्यू ऑफिसर हूं, IRS अधिकारी हूं अशोक जी, फाइनेंस अच्छी तरह से जानता हूं और बिजली का ऑडिट भी जानता हूं। आप चिंता ना करें, मेरी सरकार आने दे, फिर देख ले। सरकार आ गई भाई साहब, पहले दिन से सब्सिडी दे रहे बजट में दबा के। अब बिजली चोरी से पैसा और इधर से उधर वो गणित कहां गया? वो सिर्फ बोलने के लिए होता है, भाषण के लिए होता है कि विदेश से पैसा लाऊंगा और एक एक अकाउंट में 15 लाख रुपए दूंगा। आए क्या विदेश से पैसा? जब मोदी जी चले गए, गुजरात से दिल्ली आए, तो मोदी जी का विदाई समारोह हुआ विधानसभा, गुजरात विधानसभा में। तब वाघेला जी का भाषण मैंने सुना। मुझे वन ऑफ द बेस्ट सटायर, जिसको व्यंगात्मक भाषण जो है, मैंने जितने भाषण सुने उसमें सबसे बढ़िया व्यंगात्मक भाषण उनका था। उन्होंने कहा कि अब चिंता की बात नहीं है, गुजरात को भी चिंता की बात नहीं और देश को भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि रामदेव के पास ट्रक की एक फौज देंगे मोदी जी, और रामदेव बाबा जाके सारा स्विट्जरलैंड से पैसा ट्रकों से ले आएंगे वापस, और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जाएगा। क्योंकि रामदेव बाबा ही वहां पे योग करते करते वो विदेश मनी का योग नया आसन बता रहे थे। वो ये आसन करने से विदेश से पैसा आ जाएगा। अब मोदी जी वो आसन कर ही नहीं रहे। अब रामदेव जी को पूछो तो बोलते यार उसकी बात मत करो बस। तो चुनाव के टाइम पे जो बोला जाता है, क्या मैं वही कह रहा हूं, इसका कुछ एक प्रणाली होनी चाहिए आशीष जी। चुनाव के टाइम पे किए हुए वादे, इसको एक लीगल जामा पहनाना चाहिए। ये मतदाताओं और राजनीतिक दल के बीच का एग्रीमेंट होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आना चाहिए कि आपने एग्रीमेंट के तहत हमने आपको वोट दिया, आपने बोला था 6,000 रुपए सोयाबीन को दूंगा, आप नहीं देंगे, इट्स वायलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है, आप सत्ता से उतर जाइए। इसको लीगल जामा पहनाना चाहिए। लेकिन लेकिन क्योंकि क्या है, पहनाएगा कौन? जो आदमी बोलते समय ही पता है कि मैं झूठा हूं दुनिया का सबसे बड़ा, वो कैसे बनाएगा ऐसा कानून? मैंने वही तो कहा आपको, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं है और जनता को आप भेड़ बकरियां समझते, मूर्ख समझते कि अभी 6,000 रुपए का लॉलीपॉप दे दो, रात भर 6,000 रुपए देखते हुए सोएगा। 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, घर में सोयाबीन है 3 क्विंटल, बोले 18,000 रुपए का हो गया, पैसा आ गया, आ गया, चुनाव खत्म हो गया, 3,000 रुपए में बेच के घर आ गया आधे रेट में, क्योंकि मोदी जी का मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। एक टीम आई थी महाराष्ट्र से, जिसने चर्चा की थी मोदी जी ने मेरे ही जिले में चाय पे, और बोला था कि 2014 की बात है कि मैं सत्ता में आऊंगा तो ये सारी समस्याएं 1 साल के अंदर ठीक कर दूंगा। वो 10 साल बाद मिलने आए, बोले 1 का 10 हो गया भाई साहब। कुछ मिलने से मना कर दिया। वो जंतर मंतर में बैठ के चले गए अपनी बात कह के। तब भी मैंने कहा था कि किसको मिलने जा रहे हो तुम? जिस आदमी को आधा घंटे पहले क्या बोला ये याद नहीं रहता। जिस आदमी ने मुंह ही जब खोला तो झूठ बोलने के लिए खोला, तो उसके बाद क्या बचता है? लेकिन इसमें इसमें एक बात पे ही चर्चा खत्म करेंगे, इसमें सारे तथ्य तो आ गए, एक बात पे उस खत्म करेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस बात को हम हर दिन चर्चा में मैं एक बार जरूर इस बात को कहूं। हम मोदी जी मोदी जी मैं कहता हूं तो भी कई लोग गुस्सा होते हैं, तो मैं जी हटा दे रहा हूं मोदी। मैं मोदी, ज्ञानेश या बीजेपी या संघ, इन पर सवाल करूं, आरोप लगाऊं, उससे पहले मुझे भी लगता है कि एक बार मैं भी आप लोग के साथ अपना नाम जोड़ करके कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि अपनी शक्ल पहले एक बार आईने में देखनी चाहिए, हाँ, क्योंकि हम लोग असली कसूरवार हैं। एग्जैक्ट। इन सबसे बड़े कसूरवार हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, एक एग्जांपल के साथ। ये मुझे पता है, कल से मेरी जानकारी में नहीं था कि वही केसी सिन्हा है। मुझे जब पता चला, कल मैं बात कर रहा था बिहार, तो पता जब किसी ने बताया कि नहीं वो केसी सिन्हा, केसी सिन्हा एक है। केसी सिन्हा गणितज्ञ है इस देश के सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़ा, अगर मैं मैथमेटिक्स में नाम मानता हूं तो केसी सिन्हा का है। और भाव किसी से भी पूछिएगा, वो महाराष्ट्र से में भी हो, वो महाराष्ट्र में नहीं हो, कहीं भी हो, जितने आईआईटीएंस बुक पढ़ते हैं ना, जब आईआईटी में सिलेक्ट होने के पहले तैयारी में, तो केसी सिन्हा की बुक पढ़ते हैं। अलजेब्रा बाय केसी सिन्हा, मैथमेटिक्स बाय केसी सिन्हा, फलान बाय केसी सिन्हा। मतलब केसी सिन्हा ने गणित पर इतनी किताबें लिखी हैं कि आईआईटी में एडमिशन से पहले, आईआईटी का एंट्रेंस क्रैक करने के लिए केसी सिन्हा के बगैर किसी का उद्धार नहीं है, सिंगल आदमी नहीं है। उनकी किताब के अलावा कोई किताब ही नहीं मिलती है आईआईटी क्रैक करने की। इस देश का सबसे बड़ा गणितज्ञ आज की तारीख में, गणित का विद्वान केसी सिन्हा, इस बार बिहार के चुनाव में चुनाव लड़े थे, इसलिए मैं कर रहा हूं। और पता है, बुरी तरह हार गए। बिहार ने चुना अनंत सिंह को, बिहार ने चुना उस पिंटू को जिसको अमित शाह ने कहा था कि इसको जिताइए, इसको मैं बड़ा आदमी बनाऊंगा। और वो पिंटू पता है क्या कर रहा था? उस पिंटू वीडियो देख लीजिए, जाकर के सब लोग सर्च कर लीजिए, वो पिंटू, शायद सुनील पिंटू नाम था, पिंटू का देख लीजिए क्या कर रहा था। वो देखने के बाद पिंटू को, अगर घर में हर घर में महिला होती है, पिंटू के लिए दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, लेकिन अमित शाह ने कहा था बड़ा आदमी बनाऊं, वो चुन के आ गया है। वो मैथिली ठाकुर चुन के आ गई है। गायन वायन ठीक है, लेकिन उसके अलावा उसको मतलब अंतर नहीं पता चलेगा मूज में और गन्ने में। मूजा होता है सड़कों किनारे जिससे हाथ कट जाता है, और सब चुन करके भेज दिया अनंत सिंह का। इसे तमाम बाहुबली माफिया जीत के आ जाते हैं अपराधी। और केसी सिन्हा, जिस इस देश का एक एक बच्चा पढ़ता है जब हर घर में, और बिहार वालों को तो और पता है, क्योंकि बिहार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के बैठते हैं। वो महाराष्ट्र में भी जाके एग्जाम देते हैं, वो कर्नाटक में भी जाके एग्जाम देते हैं, सब जगह जाते हैं। उन्होंने उस केसी सिन्हा को, गुरु जी को हरवा दिया, जिनकी किताब पढ़ करके घर में टाइल्स और संगमरमर लगता है। सामान्य घरों में जब बेटा आईआईटीएन हो जाता है, इंजीनियरिंग में चला जाता है, तभी तो संगमरमर और पत्थर लगते हैं, बाकी उसके पहले तो गोबर लिपा जाता है।
ये हकीकत है। बहुत लोग कहेंगे नहीं हमारे यहाँ तो बाबा हमारे टाइल्स लगवाए थे तो उनकी टाइल्स मुबारक हो। मुझे बड़ा आश्चर्य भाऊ, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो हम डिजर्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी हमको वही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम डिजर्व करते हैं। हम्म मैं इसी नहीं नहीं फाइनल बस आप नहीं नहीं, दो बिल्कुल लाइन। बिल्कुल नहीं, मैं अरे ऐसी कई चीजें हैं। कई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, हमारे पुणे में एक आईएएस ऑफिसर होते थे, वो उसके बाद उन्होंने एक अपनी इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को आईएएस की पढ़ाई करनी, बहुत ही आउटराइट ऑफिसर, वो चुनाव लड़े, डिपॉजिट जब्त हो गया। और जो मैं मतलब कई बार यदि मैं भी कहीं हूं तो कम से कम कोई बड़ा आदमी यदि चुनाव लड़ रहा है, जैसे सिन्हा साहब जैसा आदमी चुनाव लड़ रहा है, तो उसके खिलाफ प्रचार के लिए नहीं जाऊं कि नहीं वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दो, वो बहुत ही, उन्होंने देश के कितने लोगों का भविष्य बनाया है। ठीक है वो जनसुराज से है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा व्यक्तिगत रूप से। लेकिन वहां जाके किसी चिंटू को जितवाना, ये वही कर सकते हैं जिनका उस पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। और क्या करना है, जो आदमी जिसकी डिग्री का हिसाब नहीं है, वो आज सब आईएएस अधिकारी अपने सामने खड़े करके उनको ज्ञान देता है कि देश कैसा चलाना है। इसके बाद आईएएस अधिकारियों को भी 3 बार सोचना होगा कि हम पढ़े क्यों। हम्म सही बात है। किसी से ना और कहा। इन लोगों, कई बार होता क्या है, एक सीरियल आई थी यस प्राइम मिनिस्टर, हम्म, उसमें मतलब एक तो बीबीसी में भी बहुत चला है, और फिर उसका हिंदी वर्जन अपने यहाँ भी आया था। तो उसमें वो अधिकारी जो होता है वो प्रधानमंत्री को कैसा खुश करता है। और फिर उसके बाद मुझे एक रिटायर्ड परदेसी आईएएस ऑफिसर है महाराष्ट्र कैडर के, बड़े लाडले हैं सरकार के, यहाँ भी थे, केंद्र में भी उनको बाद में लाया गया बाकायदा। एक कॉन्क्लेव में सवाल जवाब हो रहे थे, तो उनको सवाल पूछा था मैंने कि आईएएस अधिकारियों पे कितना पॉलिटिकल प्रेशर होता है नेताओं का, तो उसका क्या जवाब दिया उन्होंने। और तभी मुझे आई शर्म कि वाकई अब आईएएस अधिकारियों को इज्जत से देखना पड़ेगा, या यही विचारधारा के होंगे तो उनको दूर से नमस्ते करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कोई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आईएएस अधिकारियों को 5 साल में चुनाव नहीं लड़ना होता, इसलिए उनको लगता होगा कुछ भी है, लेकिन नेताओं को चुनाव लड़ना होता, इसलिए नेता की बात माननी चाहिए, हर बात माननी चाहिए नेता की आईएएस अधिकारी ने। इसका मतलब यह है कि नेता कोई गलत बात भी कहे तो उसको कहीं सही प्रोजेक्ट करने का काम आईएएस अधिकारी का है, ना कि आईएएस अधिकारी का यह बताना कि सर ये संविधान सम्मत नहीं है। जब परदेशी ने ऐसी बात कही, जो चीफ से मतलब बड़े पोस्ट पे रिटायर्ड हो गए हैं, मैंने बोला नमस्कार साहब, यदि ऐसे आईएएस ऑफिसर इस देश ने पैदा किए हैं, या कि रिटायरमेंट के बाद भी चाटुकारिता बरकरार रखे, जीवन में जिसने जीवन भर चाटुकारिता की हो, वो चाटुकारिता की वो असीम सीमा थी जिसने कहा कि नेता को सवाल नहीं करने चाहिए। तो अशोक खेमका जैसे लोग इस आईएएस क्यों बने, ये बड़ा सवाल है। खैरनार जैसे लोग आईएएस क्यों बने, ये बड़ा सवाल है। नहीं नहीं बस हो गया खत्म। जब आपने उन साइयों से सब साफ कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सब नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि बस बस ये बस बस करके बस बस बन गया ये। ये परदेसी तो टाइप लोग जो है, वो संविधान के बजाय वो मनुस्मृति पढ़ के ही आगे आते हैं हाँ, ये सब कि संघ में संघ की ताकत। शासक राजा है और शासक को सब माफ है। सब माफ है। चलिए, लेकिन वैसे परदेसी, ये परदेसी हो जाएंगे किसी न किसी दिन। ये देश इन परदेसियों से नहीं चलना है, ये देश मैंने देसी क्या कहा चलाएंगे, आशीष, परदेसी नहीं चलाएंगे। परदेशी ये एक व्यक्ति नहीं, ये सिस्टम हो गया है, विचार है, सिस्टम है। विचार है। इसीलिए आपने जो कहा कि आईएएस बनने के बाद संगमरमर का पत्थर लगता है, इस एक आईएएस की पहले माली हालत क्या थी आईएएस बनने के बाद, और रिटायरमेंट के बाद उसकी माली हालत क्या है, यदि ये देखा जाए तो इस देश का ईडी और इनकम टैक्स के पास रिक्रूटमेंट के लिए कई जगह होगी, क्योंकि उनको जो अभी वर्तमान में स्टाफ है उससे 100 गुना स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ इनके हिसाब रखने के हाँ, लिए। लेकिन फिर क्या है, आईएएस, आईआरएस, आईएफएस, आईपीएस, ये सब मौसेरे भाई है, हम्म सब एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। हम्म।
खैर चलिए एडजस्ट करें, कितना दिन एडजस्ट करते हैं और कितना दिन इनको इंडियन डेमोक्रेसी एडजस्ट कर पाती है, क्योंकि कई बार जब हजम नहीं होता है तो अजगर पूरे निगले हुए बकरी को उगल देता है। उगल देता तो है। हजम ये कितने दिन डाइजेस्ट इनको भारतीय डेमोक्रेसी कर पा रही है, या तो भारतीय डेमोक्रेसी फट जाएगी, अजगर फट जाता अगर नहीं उगलता, तो इंडियन डेमोक्रेसी या तो फट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और नहीं तो इन परदेशियों को उगल देगी। अब ये इंतजार बिल्कुल। करना है कि कब फटेगी या उगलेगी। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।